नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं। देश की सुरक्षा जब दांव पर हो तो हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती कि वह सेना के मनोबल को मजबूत करे, न कि उसे कमजोर करने का काम करे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसी बयानबाजी देखने को मिल रही है वह हैरान कर देने वाली है। एक और देश की सेना दुश्मनों को जवाब देने के लिए ऑपरेशन चला रही है, दूसरी ओर कुछ नेता और दल इस पर राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इस पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ गई है बहस। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से मेलजोल खा रहे हैं, मेलजोल रखते हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा और सैन्य अभियानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे की याद दिलाई और बीजेपी नेताओं के पाकिस्तान से पुराने रिश्तों का हवाला दिया। यानी देश की सुरक्षा का मुद्दा अब शुद्ध रूप से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। एक पक्ष राहुल गांधी यानी गांधी परिवार पर निशाना साध रहा है तो दूसरा पक्ष 56 इंची के सीने वाले प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस छींटाकशी में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो है देश की सेना के मनोबल का। बीजेपी कांग्रेस के पोस्टर वार में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एंट्री कर गए हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की बौखलाहट ये दिखा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से गांधी परिवार को कितना नुकसान हुआ है, गांधी परिवार की मानसिक इनको किस तरीके से आघात लगा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस सेना के शौर्य और साहस पर सवाल उठाकर अपनी हताशा जाहिर कर रही। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी हैरान करने वाला है। मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक भी आतंकी नहीं मारा गया। इस बयान से साफ झलकता है कि कुछ नेता या तो सेना की कार्रवाई को समझना ही नहीं चाहते या फिर जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों विवादित? बोल भरपूर हिंदुस्तान की जय जयकार, विपक्ष को क्यों नागवार? बयान पाकिस्तान के मददगार और सिंदूर पर क्यों यलगार? ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल? क्या विपक्ष देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। इन्हीं सवालों पर कांग्रेस और बीजेपी से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सियासी बयान सुनवाते हैं, इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर पवन खेरा जी। पवन साहब, सबसे पहले तो बीजेपी ने एक पोस्टर आज रिलीज किया है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि क्या राहुल गांधी नए एज के मीर जाफर हैं? अभी जो हमने सवाल पूछे थे कि क्या जयशंकर आज के जयचंद हैं, तो उसका जवाब हमें नहीं मिला। जयशंकर ने खुद बोला कि ऑपरेशन शुरू होने के वक्त उन्होंने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। क्या उसी वजह से अजहर मसूद बच गया? क्या उसी वजह से हाफिज सईद बच गया? क्या उसी वजह से पहलगाम के वो 5 आतंकी बच गए जिन्होंने पहलगाम में आकर हमारे सैलानियों को मारा था? हम ये सवाल पूछेंगे। और क्या क्या नुकसान भारत को हुआ उनके इस सूचित करने की वजह से? और पाकिस्तान को आप सूचित कर सकते थे तो पूंछ के नागरिकों को भी कर लेते। वो निहत्थे नागरिक 15-16 नागरिक मारे गए, उनको आप पहले से ही बचा के ले जाते कहीं और तो वो बच जाते। आप हाफिज सईद को बचाना चाहते हैं, अजहर मसूद को बचाना चाहते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बचाना चाहते। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे। हम देश के राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। डीजीएमओ ने हमें पूरे देश को बता दिया कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया, पाकिस्तान पे क्या हमले हुए और क्या क्या पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा है। हम संतुष्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर टाटा फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां
तो ये दो तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति कहां और किस तरफ इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि राजनेता किस स्तर तक सोचते हैं, क्या सोचते हैं। अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए राहुल गांधी के पोस्टर देखिए और वहां के और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप पोस्टर देखिए। पोस्टर देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए और सवाल कई तीखे हैं, गंभीर सवाल होंगे और इन्हीं सवालों के हम जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के पोस्टर को किस तरीके से ऐसे पहले क्यों बीजेपी की तरफ से दिखाया गया। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, जब अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। राहुल गांधी के फोटो के साथ अमित मालवीय ने पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का चेहरा लगा दिया। असीम मुनीर का चेहरा क्यों लगाया गया? अब इसके बाद रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं है? खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मैं नहीं करूंगा, वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उनका वो क्या, कब, कहां, कैसे बोलेंगे और उसका कोई निर्णय नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और सबसे पहले परिचय कराएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जेपी लोहिया जी प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ गुफरान अंसारी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। आप चारों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जेपी लोहिया जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आपको आन पड़ी कि राहुल गांधी के आधे चेहरे में असीम मुनीर का चेहरा आपको फिट करना पड़ा? देखिए सौरभ भाई, शुरुआती दौर से देखिए कांग्रेस का जो वक्तव्य रहा वो रहा था कि हम देश की सेना के साथ हैं, देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन जैसे ही सर्वदलीय बैठक होती है और सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके बाद इनके नेताओं के अलग अलग बयान आने शुरू हो जाते हैं। सिद्धरामैया जी कुछ बोलते हैं, खड़गे जी कुछ बोलते हैं, तो ये अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ ये लोग आलोचना में लग जाते हैं। अब जहां राहुल गांधी जी को देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, कोई छोटा मोटा पद नहीं है, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी और हम बड़े सम्मान करते हैं। लेकिन जहां सेना की शौर्य की बात थी तो क्या राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य बनता है कि आप बताइए कि कितने पाकिस्तान के जहाज हमने यहाँ पर मार गिराए हैं? अरे आपका पूछना बनता था, आप पूछते कि पाकिस्तान को हमने कितना नुकसान किया है, आप पूछते पाकिस्तान को किस तरह से हमने मारा है। ये हमारी घर की बातें थी, हम लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, ये बाहर निकलने वाली बात नहीं थी। आज क्या हो रहा है, अभी पवन खेड़ा जी को आपने सुना, आज ये लोग कैसे पाकिस्तान को ऐश दे रहे हैं। अभी आपने खड़गे जी का भी बयान सुन लिया, छुट-पुट युद्ध। और ये वो पार्टी है सौरभ भाई, पुलवामा उरी जब हमला हुआ देश के ऊपर और देश की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से जब उनके आतंकवादियों को वहां मार गिराया, तब भी ये इन लोगों ने सेना के शौर्य पे सवाल उठाए और सबूत मांगने का काम किया। वही आज ये फिर दोहरा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से आज कांग्रेस देश की सेना के विरोध में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गुफरान अंसारी जी, क्या भारत की सेना पर आप लोगों को विश्वास नहीं है और इस तरीके से पोस्टर पॉलिटिक्स क्या अभी जरूरी है? पाकिस्तान उस तरफ, क्या पाकिस्तान को आप लोग बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दे रहे हैं कि साहब जब इनके देश में इन्हीं के नेता लोगों को विश्वास नहीं है और वो तो तिल मिलाया हुआ है, किस तरीके से वो परेशान है दुनिया ने देखा। डीजीएमओ का आप लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनते होंगे, लेकिन आप स्पष्ट कीजिए, क्या सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर गुफरान अंसारी को विश्वास नहीं है? जी, आप सौरभ जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक राहत इंदौरी साहब की एक छोटी सी कुछ दो लाइन मुझे याद आ गई कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। तो ये
यही प्रवृत्ति बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, जब ये टेंशन चालू हुई, पहले तो बड़े चतुराई से जेपी लोहिया जी ने कहा कि पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि पुलवामा में मोदी सरकार की बड़ी सुरक्षा में चूक हुई। पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस पर, ऐसे जगह पर जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होती थी, होनी चाहिए थी, ऐसी जगह पर सुरक्षा में चूक हुई, हमारे स्वीकार कर लिया गया था। तो मैं अपनी बात कहता हूं कि ये सुरक्षा में चूक सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में तो स्वीकार की है, लेकिन ऐसे प्रवक्ता लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमला हो गया, जैसे सामान्य बात थी। सामान्य बात नहीं थी। देश के पहले तो 26 लोग शहीद हो गए, निर्दोष लोग। अब दूसरी बात यह है कि इसके बाद का घटनाक्रम क्या था। इसके बाद जब इतना बड़ा हादसा होता है और उसके लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी भी विदेश दौरे पे थे और नेता विपक्ष जननायक राहुल गांधी जी भी विदेश दौरे पे थे, और जैसे ही ये सूचना मिलती है, दोनों नेता आनंद फानंद विदेश से वापस आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की गंभीरता ये थी कि आने के बाद कश्मीर नहीं जाते, जम्मू कश्मीर नहीं जाते, और चुनाव में, बिहार में चुनाव रैली नीतीश कुमार जी के साथ करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी आते हैं और अगले ही दिन जम्मू कश्मीर जाते हैं। ये दो नेताओं में बड़ा अंतर है। जनता से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, ये दो नेताओं में अंतर है। एक और बात, ये कह रहे हैं कि राहुल जी के कुछ सवाल करने से, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, केवल कांग्रेस के नेता नहीं है। और अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, जब तक ये टेंशन चल रही थी, हमने स्पष्ट रूप से पत्र व्यवहार करके भी, सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने कहा, नेता विपक्ष ने कहा, हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार के साथ खड़े थे। 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में राहुल गांधी जी को इनवाइट किया था और उसमें वो गए थे। दोनों सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी मौजूद थे, भले ही प्रधानमंत्री जी ने जरूरी नहीं समझा कि उसमें वो उपस्थित हो सके। इसके बाद पत्र के द्वारा ये साफ कहा गया कि अच्छा ठीक है, वो ठीक है, राजनीतिक बातें आप गोल गोल कब से घुमा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे साथ। ये बताइए कि भारत की सेना पे आपको विश्वास है या नहीं? बहुत छोटा सा सवाल था, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। सौरभ जी, एक बात पूछता हूं मैं, सरकार से सवाल करना, सेना से सवाल करना नहीं है। हमेशा सेना की अब डीजीएमओ अच्छा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते थे नहीं? शाम 5:30 बजे वाला टीवी खोल के, अरे सुनिए तो, टीवी खोलते थे नहीं शाम 5:30 बजे? टीवी ट्वीन कर लेते थे नहीं जब डीजीएमओ की तरफ से, या फिर जनरल ये कर्नल सूफिया कुरैशी और बेमिका सिंह और सचिव, बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते थे, बताते थे कि हमने ये किया वो किया, सुनते थे कि नहीं? सुनते थे हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल सुनते थे। इससे पहले कभी आपने डीजीएमओ को ब्रीफ करते आपने कभी सुना? सेना कभी हर चीज को गोपनीय रखती है? आप लोगों को हर चीज बताया गया है उस समय, तो भी आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है? चलिए ठीक है, अब हमारे साथ और भी प्रवक्ता पैनलिस्ट हैं, उनसे हम समझेंगे, फिर मैं आपके पास आऊँ। हाँ ठीक है, आप टीवी देखे होंगे, मैं आऊंगा। मुझे इसका जवाब देने, हाँ, आपने जो कहा उसका जवाब मुझे देने दीजिए। हाँ, ये सवाल करने की नौबत क्यों आई? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, बात ये है कि जब देश के विदेश मंत्री ये कहते हैं सार्वजनिक रूप से सामने आके कि हमने जो हमला हम पाकिस्तान पर करने वाले थे, उसकी सूचना पहले ही पाकिस्तान को और वहां की सेना को दे दी थी, हमने कोई मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हमला किया। बाद में स्पष्टीकरण आता है विदेश मंत्रालय से, बात अलग है, लेकिन एक गंभीर व्यक्ति, अच्छा छोड़िए ये सब बातें। अच्छा, सरकार ने कभी कहा कि हम हमला करें? ऑपरेशन सिंदूर था क्या? मुझे समझा दीजिए इस पैनल। नहीं, आप इस पैनल को पहले सिर्फ मुझे ऑपरेशन सिंदूर समझा दीजिए आपने। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें, मैं किसी और के पास जाऊं, मैं थोड़ा और टाइम लूंगा। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? क्या था ऑपरेशन सिंदूर, बताइए। सरकार ने कभी कहा कि पाकिस्तान पे हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे? पहला सेंटेंस क्या था, क्या है? आप समझा दीजिए, फिर कहीं मैं नहीं, किसी के पास नहीं जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर मुझे समझा दीजिए। हमने और पूरे देश ने देखा, देखिए मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए सौरभ जी, हमने और पूरे देश ने देखा जब
ये सीज फायर का एक हुक्म आता है ट्वीट करके अमेरिका से। सवाल अरे वो उठता है, अमेरिका राजनीतिक कौन बातें ट्वीट नहीं। करने वाला? गुरफान अंसारी जी, दो बड़े मुझे बयान सिर्फ हमने देखे, ऑपरेशन सिंदूर जिसमें समझाइए, ऊपर लगा क्या डोनाल्ड है ट्रंप ऑपरेशन के सिंदूर? अमेरिकी राष्ट्रपति के, जिसमें वो कह मुझे रहे हैं कि सिर्फ हमने आप ये मदद समझाइए कि कराई ऑपरेशन है। सिंदूर है क्या, आपने क्या समझा इसको, क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमें सरकार और सेना ने बताया, जो क्या आतंकवादी बताया? हमला हुआ था उसका जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। हाँ। लेकिन अच्छा, सरकार की तरफ से कहीं कुछ ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे? मैं सेंटेंस दोहरा देता हूं, शायद अब आपको याद हो जाए, और हमारे और स्पेशलिस्ट पैनलिस्ट हैं उनके पास मैं जाऊंगा। शायद यही कहा गया था कि ये जवाब उन आतंकियों को है जो भारत में आकर इस तरीके से आतंकी वारदात को अंजाम देकर गए थे। भारत सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था, ना मेरी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम से है, ना पाकिस्तान की सेना से है, ये हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के किसी भी मंच पर जाते हैं आतंकवाद के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। ठीक है, और पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे, मैं आऊंगा आपसे जवाब लूंगा। राकेश प्रजापति जी, क्या आप लोगों को सेना के सौर पर विश्वास नहीं है? और साहब ये भी समझा दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर को आपने क्या समझा, आप किस तरीके से देखते हैं? सौरभ जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही दिन से ये कहा था और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता ने ये, बाद भी पुंछ में 16 लोग मारे गए और भी छोटी मोटी कई घटनाएं हुई। कई सैनिक, पिछले 10 से 12 सैनिक भी इस देश के शहीद हो गए उस घटना के बाद। बात यह कि सीज फायर पर चर्चा चल रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से कामयाब करना था तो इसमें आर पार की लड़ाई करने की जरूरत थी। कौन एक भारत का नागरिक ऐसा नहीं मिला? आपने भी सौरभ जी बात की होगी कई लोगों से, जिन लोगों से भी बात की होगी, मैंने इस दौरान हजारों लोगों से बात हुई जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के नेता थे। इस समय वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि सीज फायर जैसी कोई बात हो, वो भी चाह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, बलूचिस्तान अलग हो और पीओके भारत के अंडर में आना चाहिए, पीओके पर भारत का कब्जा होना चाहिए। आखिर सीज फायर की क्या जरूरत पड़ गई? और सीज फायर किया भी गया तो कोई शर्त नहीं लगाई गई। हमारा एक बीएसएफ का जवान उनके कब्जे में था, कम से कम उसको ही रिहा करा लेते। हजारों की संख्या में। अरे वो तो आ गया। नहीं, आपने नहीं कराया, वो बाद में कराया, ठीक है ना? जानकारी जेपी लोहिया जी बाद में कराया और मैं देखिए बीच में नहीं बोला था, इसलिए बाद में आप कर लीजिएगा, खूब बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीनियर एंकर प्रवक्ता हैं पार्टी के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर जिस तरीके से लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, मुझे बता दीजिए जेपी लोहिया जी, आप ही बताइएगा, आपका कोई भी एक मित्र, आपका कोई भी एक साथी, आपका कोई भी एक परिवार का व्यक्ति, आपसे जितने भी लोगों से, हजारों लोगों से बात हुई होगी, कोई व्यक्ति एक ये चाहता हो कि इस समय सीज फायर की आवश्यकता थी? एक मुझे बताने का कष्ट करें, कोई भी व्यक्ति, भारत का आम नागरिक ये नहीं चाहता था इस समय सीज फायर हो, क्योंकि पाकिस्तान को उसके सबक सिखाना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा इसके साथ थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी साथ थे हमेशा, चाहे विपक्ष जब भी सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, हमारी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने हमेशा पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी सरकार फैसला लेगी हम सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। अच्छा, एक बहुत आप लोगों ने बात की, रक्षा विशेषज्ञ के पास में जाऊं, आप लोगों ने कभी उन सेना के बारे में थोड़ा सोचा? जैसे ही सेना, इस बात की शुरुआत हुई, युद्ध होने वाला है, सेना के कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर में उनकी बहन की शादी हुई है, होने वाली है, छुट्टी रद्द कर दिया गया, घर में लोग एकदम त्राहिमाम होने लगा कि भाई अब क्या होगा? उनके सेंटीमेंट के बारे में कभी आप लोग सोचते हैं कि उनके परिवार का क्या होगा? उनका, ठीक है, देश हमारा परिवार है, उनके सेंटीमेंट के बारे में भी कभी आप लोग सोचते हैं? जो 24 घंटे सीमा पे खड़े रहते हैं और धूप हो, कड़कड़ाती धूप होती है तो आप लोग एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन वो खड़े रहेंगे इसलिए कि हमारे देश वाले जो है आराम से रहें, चैन से रहें। ठीक है, सेना के बारे में कितना आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, मैं समझना चाहूंगा टीपी त्यागी जी। अब देखिए, सेना को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, क्योंकि
चर्चा में त्यागी साहब को लेके आता हूं, काफी देर से बैठे हैं। त्यागी साहब, मेरा सवाल आपसे कि सेना के स्तर पर देखिए जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब सवाल पूछे जा रहे हैं। आप रिटायर्ड कर्नल हैं, सेना के बारे में बेहतरीन आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, और आप हमारे 3 पैनलिस्टों को सुन चुके हैं। अब क्या कहेंगे, आप बोलिए। 1971 की लड़ाई में मैंने भाग लिया और मुझे भारत सरकार ने वीर चक्र दिया। अक्सर मरणोपरांत मिलता है, थोड़े बहुत जिंदा हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। उन दिनों में जब सीज फायर किया गया, तब वेस्टर्न फ्रंट पे लोग चिल्ला रहे थे, सिपाही कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते। यही बात मैं कहने वाला था, यही बात मैं कहने वाला था। अभी आप सुनिए सर, मैं यही बात आप कहने वाले थे, अब आप और बात ना कहें। मैं आपसे और तीनों से पूछना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? क्या ऑपरेशन की सिंदूर की कोई एक्सपायरी डेट दे दी गई? बिल्कुल सही बात। और अगर नहीं दे दी गई है, इसका मतलब ये कि हम और पाकिस्तान युद्ध में हैं। और जब युद्ध जैसी स्थिति हो तो माफ करना, अगर फील्ड के ऊपर कोई व्यक्ति एक लाइन भी वहां की मिलिट्री पॉलिसी या मिलिट्री के खिलाफ बोल देता है, तो समरी जनरल कोर्ट मार्शल में 24 घंटे के अंदर उसको शूट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? जब युद्ध चल रहा हो, चाहे जो भी स्थिति हो, किसने गलत किया किसने अच्छा किया उसे छोड़ दीजिए, लेकिन युद्ध जैसी हालात में समरी जनरल कोर्ट मार्शल करके गोली मार दी जाती है और इसके बीच में कोई दूसरी सजा नहीं हो। अब दूसरी बात, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और जो आज सिपाही लड़ रहे हैं वो ज्यादातर पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, और वो बच्चे आज 1947 के कुछ कम पढ़े लिखे सिपाही नहीं है। आज वो पढ़ लिख गए हैं, वो भी हाथ में एक मोबाइल रखते हैं, स्मार्ट मोबाइल, वो भी टेलीविजन देखते हैं, उन्हें भी एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की कुछ समझ आ गई है, और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से पूछते हैं, यानी कि मेरे से पूछते हैं कि मुझे ये बताइए सर कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहे कि हिंदुस्तान की सेना तवांग में पिट के आ गई, या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो मेरी कार के ऊपर सबूत मांगे कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक में क्या किया। वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको इमरान खान ने पीओके के अंदर एक भाषण में ये कहा था कि या तो मान जाओ, अन्यथा सर्जिकल स्ट्राइक में जो हाल हुआ था उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा, यानी कि पाकिस्तान मान रहा है। लेकिन हमको तकलीफ वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसके बारे में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान दोबारा हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करे, ये पाकिस्तान की तरफ से, हम नहीं कह रहे। तो जिसको एनिमी मान रहा है उसके ऊपर ये अगर सवाल मांगे और मेरा सिपाही मेरे से पूछे कि सर मुझे बताइए क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकियों के आपस में गठजोड़ है, या जो ये कहते हैं कि अगर चीन की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। अब मुझे ये बता दीजिए कि मैं क्या जवाब दूं। गुरपाल अंसारी जी, सेना के सेंटीमेंट को आपने त्यागी साहब से सुन लिया, क्यों ऐसे लोगों के लिए जान दिया जाए, अब बताइए क्या कहेंगे गुरफान जी? देखिए सौरभ जी, मुझे त्यागी जी के सवालों का जवाब देने का पूरा अवसर आप दीजिएगा। हाँ। और त्यागी जी के साथ में कर्नल शब्द जुड़ा हुआ है, मैं सम्मान करता हूं सेना का भी और सबका, लेकिन जिस तरह की बातें अभी उन्होंने की वो सेना के एक जिम्मेदार अफसर के लिए मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक रूप से ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं गुरफान भाई? फौजी पॉलिटिकल नहीं होता, लेकिन क्या करें, कैसी बात कर रहे हैं? देख रहा है तो क्या फौजी को नहीं पता लगेगा? क्या फौजी को नहीं पता? सुनिए, ये मेरे भारत के वीर सिपाही हैं, यही गलत है गुरफान भाई, यही गलत मेरे है। भारत के वीर सिपाही नहीं, हैं। मैं बोलने नहीं दूंगा। भाई साहब ये कौन आदमी है? जो भी हो, पंसारी है, पंसारी, कुछ नहीं होगा। नो सर, नो 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 नो, आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं। अच्छा त्यागी साहब सुन लीजिए, क्या आपके सवाल इनके मन में है क्या? अरे त्यागी साहब सुन लेते हैं ना, जान लेते हैं इनके मन में है क्या।
चैनल से उठ के चला जाता। गुफरा नहीं, जाना नहीं है, जाना नहीं है साहब, यही तो है, डिबेट का कंक्लूजन लेके जाएंगे हम। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बंद कराइए साहब। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, अरे सोच तो सामने आने दीजिए त्यागी साहब, एक मिनट प्लीज, क्या सोचते हैं ये तो आने दीजिए, रिक्वेस्ट है, सुनिए। इंजीनियर और हम रिटायर नहीं होते, रिटायर आप होते हैं। नहीं, मैं जानता हूँ आप रिटायर होंगे ना, आप रिटायर्ड होंगे, मुझे पता है, ठीक है। सुनिए तो ये सोचते क्या है, कांग्रेसी क्या सोचते हैं, सुनिए। मैं आपकी बात को नहीं सुनने दूंगा। क्या आपको ये बात त्यागी साहब, मतलब मैं चुप करा दूंगा। नहीं सर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे त्यागी साहब, इनके मन में है क्या, आने तो दीजिए, दर्शक भी दोबारा समझ ले, दर्शक भी जान ले, प्लीज रिक्वेस्ट है। त्यागी साहब बोलने नहीं दे रहे हैं। जो भी हो, सुनो सर, मैं ऐसे आदमी के साथ डिबेट नहीं नहीं, आप रहेंगे, पूरे डिबेट में रहेंगे। नहीं, एक बार इनकी बात आने दीजिए, इनकी बात। अरे साहब, त्यागी जी, ये कहना क्या चाहते, सुनिए तो, इनके मन में क्या है ये तो जाने, इनके मन में क्या बात तो पूरा आ जाने दीजिए प्लीज। चलिए बोलिए अंसारी जी। इस आदमी की कुली बंद करो, उसका मुंह बंद कर सकते हैं। तो आप सेना के पक्ष में बोल रहे हैं। बात आप फिर बोले जाएंगे, मैं फिर बोले जाऊंगा। आपको बोलने नहीं दूंगा, सेना के खिलाफ बात सुनने नहीं दूंगा। आप कुछ भी बकिए, ये बकवास फिर आप सुनने नहीं बैठेंगे। आपको चुप होना पड़ेगा। मुझे आता है, मैं चाह रहा था कि शालीनता से बात करूं, मैं किसी तरह से कोई अपमान नहीं कर ये रहा हूं, आदमी की लेकिन बात जो अनर्गल झूठ अरे ये वही आदमी है, हमारे जमाने में जब जाते थे हम सच्चाई नहीं है। पूछने के सच्चाई लिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेना को कमजोर किया है। सच्चाई ये है लेके आओ सेट वारंट और उसे भगा देते थे। चले ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है, ओके, ठीक है। जेपी लोहिया जी, ठीक है, जेपी लोहिया जी, मेरा सवाल आपसे कि ठीक है, ठीक है, आप लोगों की बात आ गई, गुफराज जी आपकी बात आ गई, और त्यागी साहब नहीं, सुनिए तो, हमें आपके सेंटीमेंट का हम पूरे सम्मान करते हैं, हम आपके सेंटीमेंट का सम्मान करते हैं, लेकिन इनको भी सुनना पड़ेगा ना। टीपी त्यागी जी, आपके सेंटीमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं पॉलिटिक्स आ गई क्या? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप बोलने का हक ही नहीं है। और सुनिए, करने से तो कह नहीं सकते भाई, हम 26 रात पे हम सड़क के ऊपर तुम्हारा बहिष्कार भगा सूचना देने के लिए ये मिलिशिया। चलिए जेपी लोहिया जी बोलिए, ठीक है, जेपी लोहिया जी बोलिए, ठीक है, क्या कहना चाह रहे, ठीक है, ओके, मोदी जी जवाब दीजिए। इरफान भाई का ऑडियो बंद कराओ सर। ठीक है, इनका गुफराज जी का ऑडियो नीचे करिए प्लीज, पीसीआर टीम, ठीक है, इनको ऑडियो नीचे करिए। ठीक है, बोलिए जेपी लोहिया जी क्या कह रहे हैं। I will leave the channel if सौरभ जी, मैं जो मेरी सेना के जवान और योद्धा जो मेरे सामने बैठे हैं, तेजेंद्र पाल जी मेरे पिता समान है, उनके जज्बात को मैं सैल्यूट करता हूं। और गुरफान भाई ने जिस प्रकार से बात कही वो बहुत ही निंदनीय है मेरी सेना के जवान के लिए, क्योंकि उन्होंने युद्ध के उस मोर्चे पर डटे हुए हैं, उस मोर्चे से निकले हुए हैं, उनको वहां की ग्राउंड रियलिटी की भी पता है। और दूसरी बात देखिए, मैं सौरभ भाई, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता था, लेकिन गुरफान भाई की बातों पे मुझे इतिहास में झांकना पड़ेगा, और इतिहास से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। 26/11 हमें अच्छे से याद है, और 26/11 के जो आतंकवादी थे वो कहां से आए थे? समुद्र के रास्ते बोट लेकर के आए थे। किसकी सरकार थी? मनमोहन की सरकार थी। और उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे और आप मनमोहन कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, बीच में मत बोलिए गुरफान भाई, बीच में मत बोलिए प्लीज। मनमोहन सिंह जी नहीं कह गुरफान भाई सकते, बीच में मत बोलिए प्लीज। आपको शर्म आनी चाहिए। हम मोदी को मोदी नहीं कहते, हम मोदी जी कहते हैं। और आप मनमोहन की सरकार थी, आपके शब्दावली देखिए,
आप देश के प्रधानमंत्री को सम्मान दीजिए। अरे भाई, आप उस वर्ग अरे के क्यों नेता को मिर्ची लग रही है? सम्मान पहले दीजिए। पूरी बात सुन लो। कम से कम जिनसे सलाह लेने के लिए पूरी प्रधानमंत्री बात अरे सुन लो। तीन चार दिन पहले आपको जननायक कह रहे हैं, उनका भी एक वीडियो मैं देख रहा था, किस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए शब्दावली नहीं, मैं- इस्तेमाल कर रहे थे, वो है मेरे पास वीडियो। बहरहाल हाँ। सौरभ भाई, मैं मनमोहन सिंह जी का पूरा सम्मान हाँ, करता हूँ। हाँ। मैं इनकी तरह बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और जब आतंकवादी आए थे, समुद्र के रास्ते आए थे, तब इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया था आपका? तब इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया था? और उसके बाद एक जगह नहीं, देश के अंदर हजारों जगह बम फोड़े जाते थे, हजारों जगह। 2014 से पहले कहां बम नहीं फूटते थे, कहां नहीं फूटते थे? लेकिन मैं उस इतिहास पे नहीं जाना चाहता था। मैं गुरफान भाई की बातों में अब सुनिए, गुरफान भाई, गुरफान भाई, गुरफान भाई, कोई बीमारी है क्या बीच में बोलने की? आपके बीच में मैंने टोका टोकी नहीं की ना। गुफराज जी, आप अपने बारी में बोलिए, क्योंकि मैं आप पूरा मेरा मौका सम्मान आप ना करें, लोगों को कम से कम दूंगा। मेरे बीच कर्नल बीच में बैठे बोल थे, के जिम्मेदारी उनका तो सम्मान कीजिए। हमारे बीच में इतिहास बोल में के बैठे डिबेट मत सामने। खराब करिए प्लीज। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग, जिन लोगों ने कभी सेना के बारे में सोचा नहीं, सेना के अध्यक्ष के लिए क्या बोला कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने, ऐसे। और देखिए सौरभ भाई, डोकलाम के अंदर जब हमारी वीर सेना चीनी सेनाओं को जब मार भगा रही थी, तो चीनी चाचा से कौन मिल रहा था जाकर के? इनके वही जननायक, जिनको ये जननायक बताते हैं, राहुल गांधी जी, वो जाकर के चीनी के राजदूत से मिल रहे थे। किस लिए मिल रहे थे? क्या दोस्ती थी भाई आप लोगों की? आज तक नहीं बताया आप लोगों ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। देश की जनता फैसला कर रही है, और देश की जनता देख रही है आज देश के साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। आप बातें करते हो कुछ और, दिखाते हो कुछ और, लेकिन देश के शौर्य पे, देश की सेना के शौर्य पे सवाल उठाना बंद कीजिए। अब ये नया भारत है, और नया भारत घर में घुस के मारता है। अभी आपने एक बात और कही, मैं उसका भी जवाब दे दूं। विदेश मंत्री की बात आप कर रहे थे, मैं सीना ठोक के, सौरभ भाई, मैं सीना ठोक के आपके सामने, आपके राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत की तो मेरी सेना फिर मारेगी। अब आप बता देना कि हमने भी पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान को मारने के लिए। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, और हमारी सेना के तीनों अध्यक्षों ने ये सार्वजनिक रूप से बोला था कि हम आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, हम उनको खात्मा करना चाहते हैं। आतंकवाद से हमारी लड़ाई है। हमारी पाकिस्तान की आवाम से लड़ाई नहीं थी, पाकिस्तान की सेना से लड़ाई नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने हमारी देश की सेना के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, तब हमने करारा जवाब दिया, और आज हमने उनके कितने सारे एयरबेस जिनको नस्तनाबूद कर दिया। तो मेरे भाई, कम से कम सेना के शौर्य का सम्मान कीजिए, और देश के साथ खड़े हुए। ये वक्त लड़ाई का नहीं है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त हम सबको 140 करोड़ भारतवासियों को एक होने का है। चलिए, ठीक है राकेश प्रजापति जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है गुरपाल जी, मैं आ रहा हूँ, राकेश जी को भी ले आता हूँ डिबेट पे। वो बैठने के लिए सिर्फ नहीं आए, वो भी बोलेंगे। राकेश प्रजापति जी, मेरा सवाल आपसे कि कहीं सरकार ने ये तो कहा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, और ये भी कहा गया है कि अगर उधर से कोई आतंकी हमला किया जाता है, इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा कहीं कहा, और ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म करने की कहीं बात हुई क्या? नहीं सौरभ जी, ये बात तो ठीक है, कहीं लिखित में तो ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन क्या आपका इनका कोई नेता कहीं पाकिस्तान पर चर्चा करते हुए देखा? ये सारे लोग चुनाव पर निकल गए, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जगह जगह पर। ऑपरेशन सिंदूर इतना क्या उसमें कोई सफलता मिली कि इन लोगों के, और मैं तो ये कहूंगा कि लोग अभी त्यागी जी कह रहे थे, उन्होंने खुद कहा, अरे जेपी जी बोलिए मत, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और त्यागी जी कह रहे थे, और जनरल बख्शी उस दिन जब ये सीज फायर हुआ था, जनरल बख्शी किस तरीके से रो रहे थे चैनलों पर बैठ करके, और ये त्यागी जी का भी मैंने उस समय पर कई चैनलों पर देखा था कि किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम जितने भी सेना के लोग थे उतना कर रहे थे। और रही बात सौरभ जी, जो आप बात कर रहे थे कि सैनिकों का सेटलमेंट होता है, सैनिकों का घर होता है, सैनिकों का परिवार होता है, मैं गारंटी से कहना चाहता हूं पूरे देश का एक भी सैनिक इस समय सीज फायर नहीं चाह रहा था, कोई भी एक देश का सैनिक नहीं चाह रहा था।
देखिए देश में जब सेना जाता सैनिक भर्ती होकर के जाता है, वो पहले से ही सर पर कफन बांध करके जाता है और वो ये सोच करके जाता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। हर बार मेरा छोटा भाई, सगा मेरा छोटा भाई मुझसे आज लद्दाख में पोस्टेड है, मेरा सगा छोटा भाई लद्दाख में पोस्टेड है, ये उससे मेरी बात होती है तो यही वो लोग हमेशा उनमें यही होता है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के चलते हैं इस बार घर पर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। इसी प्रकार से सेना का कोई भी एक जवान ये नहीं चाहता था इस समय सीज फायर होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता था कि आर पार की लड़ाई होना चाहिए। ये लोग केवल और केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और प्रचार मंत्री के अलावा कुछ नहीं करते। मोदी जी विदेश से तो आते हैं, आने के बाद सऊदी अरब से आने के बाद जम्मू कश्मीर जाने की बजाय सीधे कहां पहुंच जाते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद पता ही नहीं चल रहा है कहां पर है मोदी जी, सर्वदलीय बैठक बुला करके गायब हो जाते हैं, लोगों की कमेटियां बना देते हैं। कई सांसद जो है जा करके जो है तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये केवल और केवल लोग जो है लोगों के साथ, जन भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खिलवाड़ किया है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, नाम तो बहुत अच्छा रखा था लेकिन उसको पूरी तरीके से सफलता मिलनी चाहिए थी और ये एक सरकार की विफलता कहूंगा मैं तो, पूरी तरीके से विफलता है। चलिए, सरकार की विफलता है लेकिन सेना ने अपना काम किया। ठीक है त्यागी साहब, क्या सीज फायर करके गलत किया गया? क्या आपको लगता है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था? देखिए, हम वो डिप्लोमेसी नहीं जानते। हम तो 71 में भी सीज फायर नहीं चाहते थे। 71 में वेस्टर्न फ्रंट पे जब हम इचोगिल कैनाल तक पहुंच गए थे, लाहौर हमारे हाथ में था, हम ले सकते थे। सांप को हमने 90% मार दिया था, थोड़ा सा फन बचा हुआ था, तब हम सीज फायर नहीं चाहते थे। और मैंने उसके संदर्भ में कहा था कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। तो लेकिन कुछ डिप्लोमेटिक क्या कंडीशंस रही होंगी मैं नहीं जानता। उन्होंने सीज फायर कर दिया, हमने मान लिया। अभी भी सीज फायर कर दिया, हमने मान लिया। लेकिन ये कसक, मैं इनकी बात से सहमत हूँ भाई साहब राकेश प्रजापति की बात से, कि दिल में ये कसक तो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारी ताकत में और पाकिस्तान की ताकत में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वी आर टू बिग और हमारी जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ने इस दफे दिखाया वो खाली उनकी ताकत नहीं थी, वो खाली उनके हथियारों की ताकत नहीं थी। वो जो ताकत थी वो उस बुद्धिमत्ता की थी जिसकी वजह से लेह से लेकर सब क्रीक तक एक ऐसी दीवार बनाई गई जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एट वन प्लेस फॉर द एंटायर बॉर्डर एंड द डिफेंस इन 4 लाइंस ऑफ एयर डिफेंस। इस किस्म का शो आज से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये बात तो हम मानते हैं कि हम इसमें कुछ और आगे कर सकते थे, कुछ कंपल्शन तो नहीं होंगे सरकार के, वो जाने। और हमें चूंकि फौज में हमारा खौफ किसी पॉलिटिक्स से लेश मात्र भी कनेक्शन नहीं है, लेश मात्र, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई हो। लेकिन हम जब बात करते हैं, हम आई विल नॉट स्पीक ए वर्ड व्हिच कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड, और जो सब्सटेंशिएटेड नहीं है सर, हम फौजी हैं, इतनी तो अकल हम में है। हम जानते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये और लोगों से चंदा वंदा लेते हैं। लेकिन क्या इस न्यूज को हम कान से सुन के निकाल दे कि हमारे यहाँ की एक पार्टी जाके चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे? कब तक चुप रहे? वो दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? और इसको फिर कहेंगे कि साहब ये तो अब दूसरी पार्टी की तरफ से बोल रहे, क्या ये सच नहीं है? क्या ये अनएलॉयड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है? और अगर ट्रूथ है तो फिर इसके सामने आना चाहिए, सामने आना चाहिए। आज का फौजी कम पढ़ा लिखा नहीं है सर। बहुत से लोग जो हैं, जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, अंसारी साहब, इनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आज ऐसा सेंटिमेंट है कि अगर आपने अब दोबारा फौज के बारे में कुछ कहा तो लोग बात सड़क पे आकर आपका सामूहिक सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे, देख के थूक देंगे, बात नहीं करेंगे। आप सोचिए, आप पॉलिटिकल पार्टी है, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचिए। और मैं वो सेंटिमेंट बता रहा हूँ जो मेरे सिपाहियों का है, और सिपाहियों की आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान साथ दे रहा है। आगे के लिए नोट कर लें सर। चलिए ठीक है, अंसारी जी कुछ कहेंगे क्या इस पर? हाँ बोलिए आप। जी, मैं अपनी बात कहूंगा और 2-3 सवाल करूंगा।
और बड़ी संजीदता से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। बीच में डिस्टरबेंस मैंने भी नहीं किया, तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इन्होंने भी नहीं मैं किया। सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि हमें मत सिखाइए कि हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति वो सेना को सबसे ज्यादा सम्मान करता है। वो राजनीतिक दलों को सम्मान करे ना करे, वो किसी और अफसरशाही को सम्मान करे ना करे, इस देश का हर भारतीय आप ही की तरह सेना के लिए खड़ा है, सेना के सम्मान में खड़ा है और देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। और ये वो सिचुएशन थी जब बिल्कुल भारतीय सेना निस्त नाबूद कर सकती थी, पाकिस्तान को जवाब दे सकती थी। और इस सिचुएशन में अचानक से अमेरिका से एक ट्वीट आता है और सीज फायर का घोषणा हो जाती है। सब आक्रोशित थे कि क्या हमारा बदला पूरा हो गया। पहलगाम में हुआ, फिर पुंछ में हुआ, हमारे कई लोग शहीद हो गए। ठीक है, सरकार ने जो भी मजबूरियां हुआ, सरकार ने सीज फायर किया। अब उसका ट्वीट अमेरिका से कैसे आ गया? और रही बात हमारे दल की, हमारे दल का बड़ा गौरवान्वित इतिहास है। 71 में इंदिरा गांधी जी का इतिहास है कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया। भारतीय सेना के शौर्य के माध्यम से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद भी लगातार हम लोग सेना के साथ में खड़े हुए हैं। 71 में या फिर चाइना के खिलाफ में जब युद्ध हुआ, उसमें बराबर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब बात आई इस समय भी लिखित रूप से भी और हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने सरकार के साथ खड़े होने की घोषणा की। और रही, जब तक सीज फायर नहीं हुआ, हमारे किसी शीर्ष नेतृत्व ने कोई सवाल नहीं किया। अब बात ये आती है, 3-4 सवाल मैं करना चाहता हूं। नेता विपक्ष को क्या अधिकार नहीं है कि सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग करे? क्या ये सवाल करना सेना के शौर्य के खिलाफ सवाल है? क्या नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद भी देश को खुद नहीं बताते हैं, पत्रकारों के सवालों से डरते हैं, तो इसलिए विपक्ष को ही सवाल करना पड़ेगा। और सवाल कहां होंगे? संसद में होंगे। जब संसद सत्र बुलाने को तैयार नहीं है, जब सवालों के जवाब देने के लिए पत्रकार वार्ता नहीं करने को तैयार अच्छा, है, रात 8:30 कुछ बजे सवाल जो देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, बताया था, वो क्या था? ऐसे गैर जिम्मेदार भाषण के बाद आते हैं कि आपने सूचना दे दी, तो सूचना क्या पाकिस्तान आपके लिए इतना विश्वसनीय है कि आप सूचना दे देंगे और वहां से सारे आतंकी वहीं बैठे रहेंगे और उसके बाद आक्रमण हो जाएगा? तो किसने और किसके कहने से सूचना दे दी? दूसरी बात, हमारी सेना का शौर्य इतना बुलंद है, वो बिल्कुल उन्होंने चिन्हित किया था, आतंकवादियों के ठिकानों को चिन्हित कर लिया था। और वो अगर ये सूचना नहीं जाती तो शायद अजहर मसूद जैसा आतंकवादी टेररिस्ट वो भी उधर उस हमले में शहीद मर जाता, वो भी उस हमले में कुत्ते की मौत मरता। बात यह है कि किसने मुखबिरी कर दी? क्यों हम बदला नहीं ले पा रहे हैं? हम पुलवामा के समय में भी बता नहीं पा रहे कि इतना बड़ा। चले ठीक है, जेपी लोहिया जी बोलिए, अब आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपकी बात आ गई। इतने आतंकवादी, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब बहुत सारे नंबर, बहुत सवाल आपने किया, उन सवालों के जवाब। अभी देखिए सौरभ भाई भी 71 को 4 सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। 71 को इंदिरा गांधी जी से जोड़ दिया। अभी देखा आपने कि किस तरह से 71 को इंदिरा गांधी जी से जोड़ दिया। 71 की लड़ाई भी मेरी उस वीर योद्धाओं ने लड़ी है जो आज लड़ रहे हैं। 71 की लड़ाई भी उन्होंने जीती थी जो जिन्होंने आज जिताई है। और दूसरी बात सौरभ भाई, अच्छा, 71 के अंदर, क्रेडिट लेते हैं अरे भाई सुनिए, अब बीच में मत बोलिए भाई, क्रेडिट लेते हैं। अरे भैया बीच में मत बोलिए। कि पुलवामा के शहीद, अरे भैया मीठा गप और कड़वा थू ऐसे नहीं हो सकता। क्रेडिट आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं ऐसे देंगे, नहीं हो सकता। ये ओछी सोच है, ये ओछी मानसिकता है। अभी आ रहा हूँ उस बात पे भी। ठीक है, क्रेडिट की बात नहीं हो रही है, शौर्य की बात हो रही है। सेना के क्रेडिट बाद में आप लोग लीजिएगा, यहाँ चुनाव में नहीं जा रहे हैं, वोट लेने नहीं जा रहे हैं। ठीक है सौरभ जी, 71 के अंदर जब युद्ध का सीज फायर होता है तो इंदिरा जी का सम्मान होता है सदन के अंदर।
और जानते हो, अकेली एक ऐसी सरकार कांग्रेस सरकार रही है जिसके 2 प्रधानमंत्रियों को स्वयं सरकार में रहते हुए भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। ये दोनों सरकार कांग्रेस की थी। दूसरी बात फिर मैं कहना चाहता हूं, आउट ऑफ कंटेस्ट बात मत कीजिए। अरे भाई, और अरे भैया पूरी बीच में मत बोलो, बीजेपी आउट ऑफ कंटेस्ट बात मत कीजिए। अरे अंसारी भाई बीच में मत बोलो, पूरी बात होने दो ना। ऐसे तो मैं भी कई चीज आराम से कह पेट सकता हूं। में, आपके पेट में क्यों दर्द हो जाता है? बिरयानी खाने के लिए प्रधानमंत्री अरे मोदी आपके जाते पेट हैं। में क्यों दर्द हो मैंने ये जाता है बात भैया? नहीं कही। आप भी आउट ऑफ कंटेस्ट बात मत कीजिए। सौरभ भाई बंद नहीं करो ठीक है इनको। ठीक है, अब चलिए फाइनल कमेंट लेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा वक्त दूसरी नहीं है, अपनी बात रखिए, दूसरी बात ये फाइनल मैं- कमेंट है आपका। सौरभ भाई दूसरी बात मैं कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, क्योंकि मेरी सेना ने इस बात का ऐलान किया है, मेरे डीजीएमओ ने इस बात का ऐलान किया है, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर चलिए ठीक है अगर त्यागी साहब, ठीक है पाकिस्तान ठीक है की ठीक तरफ है से जरा एक भी ठीक- गोली लोहिया चली, जी, ठीक है, लोहिया जी, तो गोला आपकी का जवाब रेली मिलेगा। सेना नहीं ठीक है। है ठीक है, वो मैं आ रहा हूँ आपकी आ रहा सेना हूँ नहीं है, आप पूरी देश की राकेश जी सेना आपके है पास आऊंगा, भैया। फाइनल कमेंट लूंगा। त्यागी जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी देखिए, जो हमारी समझ में आता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में ना बुलाया होता, अगर उन्होंने वहां की आईएसआई को पठानकोट हमले में ना बुलाया होता, अगर वो उनके यहाँ बिरयानी खाने ना गए होते, तो ऐसा कैसे होता कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक भी देश ने चू नहीं ठीक है। की? तो हमारी समझ में आता है, पता नहीं सही राकेश है या गलत त्रिपाठी हो। जी, तो राकेश जी, एक ठीक है। मिनट, एक मिनट जी, और जी, बस 30 सेकंड। दूसरी बात, 71 के वार में जीतने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, यानी कि हमारे को जो सिपाहियों को 2/3 पेंशन मिलती थी उसे घटा के आधा कर दिया गया। दुनिया में कहीं सुना है कि ठीक। जीतने वाली आर्मी के साथ? अरे चलिए, हमारे हमने पास थोड़ा आज वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का कम से कम- बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए, कहा जाता है सेना के लिए, जागो वीर जवानों, जिसको जहां से शक्ति मिले उस शक्ति का वो ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक बार प्रस्थान करे। लेकिन यहां पर डर्टी पॉलिटिक्स हो रही, सेना पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता। सेना कि अगर बात किया जाए, जब आप घर में सोते रहते हैं, आराम से चैन की नींद सोते रहते, कड़कड़ाती धूप हो, किसी प्रकार की विकट परिस्थिति हो, सरहद पर खड़ा सेना इसलिए जागता है कि हमारे देश वाले सो रहे हैं। आजादी आजादी आजादी, ये शब्द इतनी आसानी से कह दिया जाता है क्योंकि आजादी की कीमत हमने स्वयं चुकाई नहीं। ये सेना के जवान ही हैं जिसकी वजह से हम चैन की नींद से सो पाते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित भारत में रहने का गर्व करते हैं। सेना पर गर्व करिए और प्राउड करिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।